गाइज, तो आज हम बात करते हैं बॉयंट फोर्स के बारे में। बट बॉयंट फोर्स को डिस्कस करने से पहले हम प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने वो चीज़ डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या, प्रेशर। प्रेशर इज व्हाट, प्रेशर इज थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। ओके, उसके बाद हमने डिस्कस करा था प्रेशर इन फ्लूइड्स। फ्लूइड्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि फ्लो कर सकते हैं, और ऐसे हमारे पास दो सब्सटेंसेस होते हैं। कौन कौन से, एक तो लिक्विड और एक गैस। लिक्विड और गैस को जिस भी कंटेनर में रखा जाता है वो उस कंटेनर में प्रेशर अप्लाई करता है। जैसे कि अगर हम लिक्विड की बात करें तो लिक्विड को अगर मैं बॉटल में रखूं तो बॉटल के हर एक पॉइंट पे वो प्रेशर अप्लाई करेगा। ओके, और लिक्विड के प्रेशर को हम बोलते हैं लेटरल प्रेशर। ठीक है, अब अगर मैं गैस की बात करूं, बलून में जो एयर हम फिल करते हैं वो एयर क्या करती है, बेसिकली बलून के वॉल्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रही होती है। क्योंकि अगर मान लीजिए हम बलून में एक होल कर दें तो क्या उधर से ही एयर सारे निकल जाएगी। ओके, तो ये हो गया एयर प्रेशर। ठीक है, अब आपने देखा होगा कि जो हमारा अर्थ है, अर्थ के ऊपर हमारा एटमॉस्फेयर है और उस एटमॉस्फेयर में होता है एयर, है ना। और जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते जाते हैं क्या होता है, एयर की जो डेंसिटी है वो कम होती जाती है। तो अर्थ के जस्ट ऊपर सरफेस पे जो हमारे एयर्स हैं वो एयर्स अर्थ के सरफेस पे लगाते हैं प्रेशर, जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मीन्स व्हेन द एयर अप्लाइज प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ देन द प्रेशर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, अब हम बात करते हैं बॉयंट फोर्स के बारे में। बॉयंट फोर्स समझने से पहले हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले तो मेरे पास है एक बीकर, और बीकर में आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि जो वाटर का लेवल है वो 800 ml तक का है ना, 800 ml है। अब अगर मैं एक काम करूं, मेरे पास है एक बॉल को मैं वाटर के अंदर इमर्स करा दूं ऐसे, तो आप क्या नोटिस कर पा रहे हो, क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो कि ये जो बॉल है वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर रही है। ओके, अब अगर मैं एक काम करूं, इस बॉल को वाटर में ऐसे प्रेस करने की कोशिश करूं, तो जब भी मैं इसको प्रेस करती हूँ तो आप क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं कि जो वाटर का लेवल है वो क्या डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो मैम ये वाटर का लेवल इंक्रीज क्यों हो रहा है, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि ये जो बॉल मैं इस वाटर में इमर्स करा रही हूँ, है ना, ये बॉल वाटर को डिस्प्लेस कर रही है, और जो भी वाटर डिस्प्लेस हो रही है वो ऊपर की तरफ आ रही है। ओके, और ये जो वाटर डिस्प्लेस हो रही है वो कहीं न कहीं अपनी पोजीशन रीगेन करने की कोशिश कर रही है। वो चाह रही है कि वो जिस पोजीशन में पहले थी वो उस पोजीशन में फिर से हो जाए। तो वो क्या करेगी, इस बॉल के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई करेगी, जिसकी की वजह से अगर मैं इसको रिलीज कर दूं तो आप देखोगे ये ऊपर आ रहा है। ये ऊपर क्यों आ रहा है, क्योंकि जो वाटर के पार्टिकल्स हैं वो बॉल के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स। ओके, अब जैसे कि डायग्राम में आप देख पा रहे हो हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें वाटर फिल्ड है, और जैसे ही मैंने इस बॉल को इसके अंदर इमर्स कराया वैसे ही जो वाटर के पार्टिकल्स हैं ये इस पे चारों ओर से एक प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, जिसको मैंने एरो से डिनोट करा है ना, और जिसकी वजह से ये बॉल ऊपर की डायरेक्शन में मूव करेगा, और ऊपर की डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा जो कि वाटर के थ्रू लगाया जाएगा उसको हमने नाम दिया है बॉयंट फोर्स FB। ओके, अब मान लीजिए कि कोई भी बॉल जो हम वाटर के अंदर इमर्स कराते हैं, है ना, आपको पता है कि जो भी ऑब्जेक्ट हम वाटर के अंदर इमर्स कराएंगे उसमें कुछ ना कुछ मास होगा, यानी कि उसका कुछ वेट होगा, और वेट नीचे की तरफ वर्क कर रहा होगा। अच्छा मैम, वेट क्या होता है, तो वेट को आप ऐसे समझ सकते हो कि जो जैसे कि मैं इस अर्थ पे खड़ी हूँ तो कहीं न कहीं मैं ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से खड़ी हूँ, या फिर मैं इस मार्कर की बात करूँ, मार्कर को जब तक मैंने हाथ में लिया है तब तक ठीक है, पर अगर मैं हाथ से इसको रिलीज कर दूँ, इस मार्कर के ऊपर अर्थ क्या लगा रही है, एक ग्रेविटेशनल फोर्स, और वो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो इक्वल होगा mg के, और जो mg होगा वो ऑब्जेक्ट का वेट होगा। ओके, अब मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है ना, ये वाटर के अंदर है, तो वाटर के अंदर अगर हमने उसको इमर्स करवाया है तो उसके अंदर जो वेट है बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स वो नीचे की तरफ वर्क करेगा, यानी कि उसका जो वेट होगा, वेट mg, वो नीचे की तरफ वर्क करेगा, और उस ऑब्जेक्ट के ऊपर वाटर ऊपर की तरफ एक फोर्स लगाएगा जिसको हम बोलेंगे बॉयंट फोर्स। अब
कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर के सरफेस पे फ्लोट करती है, या फिर अगर हम वाटर में ऑब्जेक्ट को डालें तो वो सिंक कर जाएगी, या फिर अगर हम ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर डालते हैं तो आधा वो वाटर में रहती है और आधा उसका सरफेस फ्लैट कर रहा होता है। इसके 3 कंडीशंस होते हैं, कैसे वो मैं बताती हूँ आपको। साइलेंट कर दीजिए तो मेरा फोन प्लीज। FB एंड नीचे वर्क कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन में आप देख पा रहे हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसका जो वेट है वो नीचे की तरफ वर्क कर रहा है और जो बॉयंट फोर्स है वो ऊपर की तरफ वर्क कर रहा है। पर इसका जो वेट है वो बॉयंट फोर्स से उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, और हमें पता है कि नेट फोर्स जिस अगर किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर 2 फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं तो जिस डायरेक्शन में ज़्यादा फोर्स लगेगा ऑब्जेक्ट उधर की तरफ ही मूव करेगा। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो वेट है, वेट की वैल्यू ज़्यादा है बॉयंट फोर्स से, और इस वजह से ऑब्जेक्ट जो है नीचे की तरफ मूव करेगा, और नीचे की तरफ मूव करने का मतलब जो ऑब्जेक्ट है वो वाटर के अंदर सिंक कर जाएगा। सेकेंड केस में आप देख पा रहे हो कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसके ऊपर जो इसका वेट है और इसके ऊपर बॉयंट फोर्स जो ऊपर की डायरेक्शन में लग रहा है वो दोनों आपस में इक्वल हो गए हैं, और आपस में इक्वल होने का मतलब नेट फोर्स फिर क्या हो जाता है, नेट फोर्स 0 हो जाता है। यानी कि अब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वाटर के सरफेस पे फ्लोट कर रहा है। अच्छा, थर्ड कंडीशन में क्या होती है, थर्ड कंडीशन में जो वेट है वो कम हो जाती है बॉयंट फोर्स से, और जैसे ही वेट बॉयंट फोर्स से कम होती है, बॉयंट फोर्स ज़्यादा होती है, तो यानी कि जो नेट फोर्स है वो ऊपर की तरफ लगेगा, और ऊपर की तरफ फोर्स लगने की वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो पार्शियली यानी कि आधा वाटर के अंदर रहेगा और आधा वाटर के बाहर रहेगा। ओके, तो इस केस में क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट करेगा फ्लोट करेगा, बट आधा पार्ट उसका वाटर में, आधा पार्ट उसका वाटर के बाहर। और यहाँ पे वाटर के लेवल में भी आप डिफरेंस देख रहे हो कि यहाँ पे वाटर क्या है, जैसे ही ऑब्जेक्ट अंदर की तरफ पूरी गई वाटर का लेवल राइज कर गया, और ये जो ऑब्जेक्ट है ये वाटर के सरफेस पे है तो बिल्कुल वो वाटर का लेवल वही है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि वाटर के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो वाटर के अंदर जाने के बाद आधी गई है, तो इस वजह से जो वाटर का लेवल है वो बहुत ही कम राइज हुआ है। जब भी वाटर से भरे कंटेनर में हम कोई भी ऑब्जेक्ट डुबाते हैं तो वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या फिर सिंक कर जाएगा, ये चीज़ें 2-3 चीज़ों पे डिपेंड करती हैं। फर्स्टली कि जो लिक्विड है उसकी डेंसिटी कैसी है। अगर लिक्विड की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है तो यानी कि जो डेंसिटी होगी वो बॉयंट फोर्स डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी। इट मीन्स मान लीजिए कि शहद है हमारे पास, शहद में एक पेपर का टुकड़ा हम डालें तो शहद की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो क्या होगा, पेपर के टुकड़े पे बॉयंट फोर्स भी बहुत ज़्यादा लगेगा और इसी वजह से जो पेपर का टुकड़ा होगा वो नीचे नहीं डूबेगा। और दूसरी चीज़ जो डिपेंड करती है वो ऑब्जेक्ट के वॉल्यूम के ऊपर। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऐसा है जिसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, ओके, तो उस पर बॉयड फोर्स भी बहुत ज़्यादा लगेगा। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं कि जो शिप्स होती हैं, शिप्स वाटर के सरफेस पे फ्लोट करती हैं, और अगर छोटी सी नेल होती है ना, कीली, वो वाटर में सिंक कर जाती है। क्यों कर जाती है, क्योंकि जो हमारी शिप होती है उसका सरफेस बहुत ज़्यादा होता है, उसका वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है ना, और वॉल्यूम ज़्यादा होने की वजह से ऊपर की तरफ जो बॉयंट फोर्स लगता है उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। और बात करें नेल की, तो नेल का वॉल्यूम बहुत कम होता है, आपने देखा होगा छोटी सी होती है, तो वॉल्यूम कम होने की वजह से उस पर बॉयंट फोर्स भी बहुत ही कम लगता है और इस वजह से वो नीचे की तरफ डूब जाती है। सेकेंड, हम बात करते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है, मान लीजिए कि हमारे पास कोई कंटेनर है, वो उसको मैंने ऊपर तक फुली वाटर से फिल कर दिया है। अब अगर मैं एक पत्थर का टुकड़ा लूँ और उस वाटर में डाल दूँ तो क्या होगा, वाटर बाहर आएगा। अब ये वाटर बाहर क्यों आ रहा है, क्योंकि जो पत्थर का टुकड़ा है उसने जो वाटर है उसकी जगह ले ली है, और जगह लेने की वजह से जो एक्स्ट्रा अमाउंट में वाटर है वो बाहर आ जाएगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो डिस्प्लेस्ड लिक्विड है उसका जो वेट होगा वो किसके इक्वल होगा, जो भी पत्थर के टुकड़े को हम उसमें डुबाएंगे। यानी कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हम वाटर के अंदर डुबोते हैं तो जो भी वाटर बाहर आता है उसका वेट किसके इक्वल हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के इक्वल हो जाएगा।
ओके, ये हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेटिव डेंसिटी के बारे में। कोई भी ऑब्जेक्ट जिसको हम वाटर के अंदर इमर्ज कराते हैं उसकी रिलेटिव डेंसिटी फाइंड करते हैं। रिलेटिव डेंसिटी हम निकालते क्यों हैं? हम ये पता करने के लिए निकालते हैं कि जो भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है जिसको हम वाटर के अंदर इमर्ज कराने जा रहे हैं वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करेगी या वाटर के अंदर सिंक कर जाएगी। ओके, और रिलेटिव डेंसिटी किसी भी सब्सटेंस की हम निकालते कैसे हैं? रिलेटिव डेंसिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो उस स्पेसिफिक सब्सटेंस की जो डेंसिटी होगी उसको वाटर की डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे निकाल के हम उससे डिवाइड कर देते हैं, तब हमें पता चल जाती है कि रिलेटिव डेंसिटी स्पेसिफिक सब्सटेंस की होगी क्या है। जैसे कि हमने लिख रखा है कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस विल बी इक्वल टू द डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब ये जो रेशियो हमने डेंसिटीज का निकाला है ये अगर लेस देन 1 हो जाए, जैसे वाटर की रिलेटिव डेंसिटी हमारी 1 होती है। ओके, अब मान लीजिए कोई ऐसी चीज़ हम वाटर के अंदर इमर्स कराए जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 1 से कम आ जाए, जैसे कि ऑयल जब आप वाटर के ऊपर डालते हैं तो वो क्या करता है, वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है। क्यों फ्लोट करता है? क्योंकि उसकी रिलेटिव डेंसिटी जो होती है वो लेस देन 1 होती है, और लेस देन 1 होने की वजह से वो वाटर के सरफेस पे फ्लोट करता है। अब मान लीजिए कोई ऐसा सब्सटेंस डाले वाटर के अंदर जिसकी की रिलेटिव डेंसिटी 1 से ज़्यादा हो जाए। अब 1 से ज़्यादा होने का मतलब जो स्पेसिफिक सब्सटेंस है या ऑब्जेक्ट है वो वाटर के अंदर डूब जाएगी। इसका मतलब क्या है कि रिलेटिव डेंसिटी की हेल्प से हम कैलकुलेशन के थ्रू ये पता कर सकते हैं कि जो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट है वो वाटर के अंदर सिंक कर जाएगी या फिर वाटर के सरफेस पे तैरेगी। उसके बाद हम बात करते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। इसका मतलब कि कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर के सरफेस पे कब तैरेगा। आपको पता है कि जब भी हम कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर इमर्स कराते हैं तो वो क्या करता है, वाटर की कुछ ना कुछ वो जगह लेता है, और जब वो वाटर की जगह ले लेगा तो जो वाटर रहेगा, एक्सेस जो वाटर रहेगा वो सरफेस को, मतलब वाटर के सरफेस को राइज कर देते हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि जो वाटर डिस्प्लेस होके वाटर के सरफेस को राइज करते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हमने पढ़ा है कि जिस भी ऑब्जेक्ट को हम वाटर में इमर्स कराते हैं तो जो वाटर डिस्प्लेस होके सरफेस राइज कराते हैं, ऑब्जेक्ट का वेट इक्वल होगा उस वाटर के वेट के जो कि राइज करेगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है और क्या हुआ? आर्किमिडीज प्रिंसिपल में हम क्या पढ़ते हैं कि जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर इमर्स कराते हैं तो वो ऑब्जेक्ट क्या करता है, वाटर को डिस्प्लेस करता है, और जो डिस्प्लेस वाटर का वेट होता है वो उस ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल होता है। ओके, अब मान लीजिए कोई ऐसा, इसका मतलब क्या है कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर इमर्स कराते हैं तो वो वाटर को डिस्प्लेस करता है। ओके, अब हमने बॉयंट फोर्स में पढ़ा था कि जब किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर के अंदर इमर्स कराएं तो नीचे की तरफ जो वेट ऑब्जेक्ट का होता है वो बॉयंट फोर्स के इक्वल हो जाए तो वाटर के सरफेस पे वो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है। इट मीन्स अगर जो ऑब्जेक्ट वाटर के अंदर इमर्स कराई जा रही है वो इक्वल अपने वेट के इक्वल अमाउंट का जो वाटर है उसको डिस्प्लेस करे तो वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट क्या करेगी, फ्लोट करेगी। ओके, ये हो गया हमारा कौन सा लॉ ऑफ फ्लोटेशन। उसके बाद नेक्स्ट पास्कल लॉ क्या होता है, जैसे कि हमें पता है, मैंने बताया भी दिखा, जो फ्लूइड्स होते हैं वो क्या करते हैं, जिस भी कंटेनर में उनको रखा जाता है वो कंटेनर के हर एक पॉइंट पे प्रेशर लगा रहे होते हैं। चूँकि जो लिक्विड की हमने अगर बात करी थी, लिक्विड को भी जिस कंटेनर में रखा जाता है वो कंटेनर के हर एक पॉइंट पे प्रेशर अप्लाई कर रहा होता है। ये चीज़ दी थी पास्कल ने। इसी वजह से इस जो फिनोमिना है, लाइक वाटर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द एवरी पॉइंट्स ऑफ कंटेनर इन विच इट कंटेन्स, इट मीन्स कि ये जो लॉ है वो पास्कल ने दी थी, इस वजह से हम इसको बोलते हैं पास्कल लॉ।